तो आइए गाइस बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसे हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोला जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के ऊपर। ठीक, हम जानते हैं कि हमारे जो पाम्स होते हैं, ठीक, पाम्स हैं, फिंगर टिप्स जो हैं, इसकी जो एपिडर्मिस है, पाम्स की एपिडर्मिस या फिर फिंगर टिप्स हैं इसकी एपिडर्मिस, ये क्या करती है, कुछ एक स्पेशल रिजेस बनाती है। क्या बनाती है? रिजेस बनाती है। ठीक, और ये जो रिजेस होते हैं इनका स्पेसिफिक एक पैटर्न होता है। इनका क्या होता है? स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ठीक, इनका क्या होता है? एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो कि हर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब वो हर एक इंडिविजुअल में वेरी करता है। ठीक, और ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक, हम लोग बात करते हैं हमारे नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स से। ठीक, हमारे जो फिंगर टिप्स के फिंगरप्रिंट्स होती हैं इनकी जो डिस्कवरी है वो की थी हेनरी फोर्ड ने। हेनरी हेनरी फोर्ड ने। ठीक, हेनरी फोर्ड ने। क्लियर? किसने डिस्कवरी की थी इसकी? हेनरी फोर्ड ने की थी 1880s में। कहां पर? हेनरी फोर्ड ने हेनरी फोर्ड ने हेनरी फोर्ड ने 1880 में इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। हम लोग बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। जिस टाइप से जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, जिस टाइप से फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो किसी भी पर्सन के मैच नहीं करते। जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किन्हीं भी दो पर्सन के मैच नहीं करते। उसी टाइप से जो डीएनए है वो भी किन्हीं दो पर्सन का मैच नहीं करता। ठीक, तो उसी का हम लोग यूज कर सकते हैं फोरेंसिक साइंसेज में। ठीक, उन्हीं का हम लोग यूज कर सकते हैं जो डीएनए है मैच नहीं करता, फोरेंसिक साइंसेज में उनका यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। ठीक, आइए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री पे। ठीक, हिस्ट्री पे तो इसकी जो डिस्कवरी है, जो फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक, इसको सबसे पहले हम इसको बोलेंगे डेवलप किसने किया था। ठीक है, इसको सबसे पहले इस जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इसको सबसे पहले डेवलप किसने किया? एलेक जेफरीज ने किया। एलेक जेफरी ने किया। ठीक, एलेक जेफरी ने किया। क्लियर? और इंडिया के अंदर बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है वो किसने किया? वी के कश्यप ने। वी के कश्यप वी के कश्यप एंड लालजी सिंह लालजी सिंह इन्होंने क्या किया? इसको डेवलप किया इंडिया में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है। ठीक, आइए बेसिस देखते हैं इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है। बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है, जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक, हम जानते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ था उसके अंदर हमें पता लगा था कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं एक इंडिविजुअल के जीनोम में। ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक, और उसके अंदर ये भी पता लगा था कि जो 99.9% जो डीएनए है इंडिविजुअल्स का, ह्यूमंस का, वो सेम है। ठीक, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 0.1% में। ठीक, 0.1% में। आपको यहाँ से लगेगा कि 0.1% जो है वो बहुत ही छोटा फिगर है। ठीक, कोई बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है? 3.10⁶ बेस पेयर्स बनते हैं। ठीक, अगर हम लोग 0.1% निकालते हैं इसका। क्लियर? तो बहुत ही बड़ा फिगर बन जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, क्योंकि ये सब में अलग होता है। तो क्या करते हैं कि इसको अलग करना पड़ता है। जो डीएनए अलग होता है हमारा, उसको मेन जो बल्क जीनोमिक डीएनए इसके अलग करना पड़ता है। तो हम लोग करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन करते हैं। तो वहां पर हमें दो पीक्स दिखाई देती हैं। ठीक, एक तो मेजर पीक होती है, ठीक, और एक स्मॉलर पीक होती है। ठीक, एक तो मेजर पीक होती है, एक स्मॉलर पीक होती है। जो मेजर पीक होती है ये किसकी होती है? ये बल्क जीनोमिक डीएनए की होती है, जो कि हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है। और ये जो शॉर्ट पीक है, ये जो स्मॉलर पीक है, ठीक है, ये क्या होती है? उस डीएनए की होती है जो सब में अलग होता है। जो सब में अलग होता है इसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्लियर? सैटेलाइट डीएनए का हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसको अलग करना पड़ता है।
ठीक, इसको क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। हमारे पास इस टाइप से 2 पीक आती हैं और यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट जो डीएनए होता है इसको अलग कर लेते हैं मेन जो बल्क जीनोमिक डीएनए है इससे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग होता है। कैसे? तो आपको ये भी एक फिगर पता होगा कि लेस देन 2%, लेस देन 2% जो ह्यूमन का जीनोम है, ठीक, उसमें से लेस देन 2% जो डीएनए है उसी के पास इंफॉर्मेशन है, उसी के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। मतलब वो क्या है, इंफॉर्मेटिव डीएनए है। ठीक, इंफॉर्मेशन है उसके पास में। और बच गया 98%, 98% जो डीएनए है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उस डीएनए के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसे हम लोग जंक डीएनए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जंक डीएनए। जंक डीएनए का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो जंक डीएनए है हम लोग जानते हैं कि जो म्यूटेशन है वो लगातार होते रहते हैं। ठीक, और अगर म्यूटेशन हो गया काम के डीएनए या फिर जिस डीएनए के पास में इंफॉर्मेशन है उसमें, तो इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। ठीक, और म्यूटेशन लगातार होते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए होता क्या है, हमारे पास जंक डीएनए होता है। क्लियर? 98% डीएनए होता है। तो अगर मान लीजिए कोई म्यूटेशन होता है तो हमारे पास चांसेस ऑफ म्यूटेशन होने के कहां पर है, मेनली इसी 98% जो डीएनए है इसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए जो म्यूटेशन हो जाते हैं उससे इंडिविजुअल मरता नहीं है। ठीक, उसकी डेथ नहीं होती है जब तक कि जो बात करें हम लोग म्यूटेशन है वो 2% डीएनए में नहीं होते, तब तक इंडिविजुअल के अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं आती है। ठीक, तो मतलब क्या है, ये जो म्यूटेशन होते रहते हैं 98% जो जंक डीएनए है, ठीक, अगर जर्म सेल के अंदर होते हैं तो ये फिर क्या होते हैं, आगे इनहेरिट होते हैं। ये जो म्यूटेशन होते हैं अगर जर्म सेल्स में हो जाएं तो ये आगे इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक, और एक पॉपुलेशन के अंदर लगातार इस टाइप से इनहेरिट होते रहते हैं। ठीक, एक बड़ी पॉपुलेशन होती है उसमें ये लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं, और म्यूटेशन होने के कारण ये जो म्यूटेशन होते हैं हेरिटेबल होते हैं और आगे इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक, और उससे फिर क्या बनता है कि जो पॉपुलेशन होती है इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक, वो अलग अलग हो जाते हैं, हर एक का डीएनए अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोल देते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आया कैसे? म्यूटेशन के कारण। ठीक है, हेरिटेबल म्यूटेशन के कारण। और कहां पर म्यूटेशन होना चाहिए? म्यूटेशन होना चाहिए जंक डीएनए में। अगर मान लीजिए काम के डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। ठीक, तो इस टाइप से क्या होता है कि लगातार डीएनए चेंज होता रहता है, लगातार डीएनए चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। जो चेंज होने वाला डीएनए है वो है क्या, बेसिकली सैटेलाइट डीएनए। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो मेन बल्क जीनोमिक डीएनए है जिसका कोई काम नहीं, जो सेम है सब में, उससे अलग कर लेते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं जो जेनेटिक मार्कर्स हैं। ठीक है, बेसिकली जो डीएनए मार्कर्स हैं फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 2 मार्कर निकल के सामने आते हैं। एक तो है RFLP, ठीक, RFLP, एंड नेक्स्ट क्या है, VNTR। क्या है? VNTR। RFLP क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, मतलब उसकी फॉर्म्स कितनी है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स। तो डीएनए की काफी ज्यादा फॉर्म्स होती है। ठीक, किसकी फॉर्म्स होती हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की जो लेंथ है उसकी काफी ज्यादा फॉर्म्स होती हैं। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट क्या है? मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है। ठीक, इस डीएनए को 3 एंजाइम कट लगा सकते हैं। कौन कौन से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। अगर मान लीजिए इसको कट लगाते हैं तो जो हमारा जो डीएनए है उसके हमारे पास इस टाइप से 3 फ्रैगमेंट बन जाएंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए हो गया म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गया, उसके कारण क्या हुआ कि ये जो R2 था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड था, ये अपनी लोकेशन को पहचान नहीं पाया, तो ये यहाँ पर कट नहीं लगाएगा। जब ये यहाँ पे कट नहीं लगाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ये जो डीएनए था उसमें सिर्फ 2 ही कट लगेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको डाइजेस्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तो सिर्फ R1 अपनी साइड को पहचान पाएगा और R3 अपनी साइड को पहचान पाएगा। R2 अपनी साइड को नहीं पहचान पाएगा तो यहाँ पे कट नहीं लगाएगा। और जब कट नहीं लगाएगा तो हमारे पास इस टाइप से 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे हमें, उनमें से 2 फ्रैगमेंट छोटे होंगे और 1 फ्रैगमेंट लंबा होगा। तो मतलब क्या है, ये वेरिएशन आ चुका है यहाँ पर। ये क्या आ चुका है यहाँ पर? वेरिएशन आ चुका है, मतलब फॉर्म चेंज हो चुकी है।
ठीक है। और यही क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो है, इसी की जो लेंथ है वो चेंज हुई है, तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, तो लगातार इस टाइप से चेंज आते रहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, वीएनटीआर। अब वीएनटीआर का फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब टैंडम रिपीट्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन होती है उसके अंदर जो डिब्बे होते हैं वो लगातार होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, इस टाइप से क्या होते हैं, लगातार डिब्बे होते हैं। ठीक, इसी टाइप से जो डीएनए होता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक, उसके अंदर क्या होती है, कुछ एक स्मॉल स्ट्रेचेज होते हैं डीएनए के, जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि एडेनिन ग्वानिन जो है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक, समझिए बात, तो ये क्या है, ये टैंडम रिपीट है। ये बहुत ज्यादा वेरिएशन लेके आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो बेसिकली क्या होते हैं, 4 हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक, 4 हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होकर, अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होकर इनकी जो लेंथ है रिपीट होने की वो भी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मान लीजिए जो एजी है ये 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एजी जो है ये क्या हो रहा है, एजी जो है यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन है, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक, इसी टाइप से क्या हो सकता है, ए जी सी, ए जी सी, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, ये भी हो सकता है कि ए जी सी जो है, ठीक, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन जो है, ये 3 बार रिपीट हो जाए, 4 टाइम रिपीट हो जाए, 5 टाइम रिपीट हो जाए। मतलब क्या होता है कि ये जो रिपीटेशंस हैं वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक, ये जो रिपीटेशंस हैं हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, चेंज आ चुका है। ठीक है, मतलब 2 इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंस आ चुका है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है, ये रीजन में होते हैं, टीलोमियर रीजन में होते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब ये लगातार जीनोम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ टीलोमियर पे होते हैं। ठीक, हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, कि जो फ्रेगमेंट्स हैं, मान लीजिए कोई डीएनए है, हमने क्या किया, उसको सबसे पहले डाइजेस्ट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक, और एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट करने के बाद में हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया। क्या किया हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक जेल का यूज करते हैं, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक जेल का यूज करते हैं, उस जेल को बोलते हैं हम लोग एग्रोस जेल। ठीक है, बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली जेल है वो क्या है, एग्रोस जेल ही है। ठीक, एग्रोस जेल, एग्रोस जो जेल है, इसके अंदर क्या होते हैं कि एक साइड में वेल्स बने होते हैं, इस टाइप से क्या होते हैं, वेल्स बने होते हैं। ठीक, और वेल्स जो बने होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है, जो फ्रेगमेंट्स हैं, उसको हम इन्हीं वेल्स में डालते हैं। ठीक, और डीएनए पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है, जो डीएनए होता है वो पॉजिटिव जो एंड होता है उसकी तरफ मूव करेगा। ठीक, तो जब इसको करंट अप्लाई किया जाता है तो डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर जो फ्रेगमेंट्स हैं ये अपनी क्या करते हैं, अपनी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं इस जेल में। ठीक, जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे तेजी से मूव करेगा, इजीली मूव करेगा, क्योंकि जो पोर्स हैं, एग्रो जेल क्या है, एक पोरस जेल होती है, इसमें जो पोर्स होते हैं, तो मतलब पोर में से छोटा डीएनए फ्रेगमेंट जल्दी से मूव कर जाएगा, जो बड़ा है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से क्या होते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। क्लियर, अरेंज करने के बाद में क्या होता है यहाँ पर कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनको फिर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है नायलॉन की शीट के ऊपर, क्योंकि ये जो जेल होती है ये कोई फिक्स जेल नहीं होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको ट्रांसफर करते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर इसको ट्रांसफर किया जाता है। कैसे कि सबसे पहले ये जो जेल है इसको इस अपरेटर से निकालते हैं, उसके बाद में नायलॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको इस जेल के ऊपर क्या किया जाता है, इस टाइप से प्लेस किया जाता है, और प्लेस करने के बाद में क्या किया जाता है, उसके ऊपर वेट रखा जाता है। वेट रखने के बाद में क्या होता है, जो नायलॉन की शीट होती है उसके ऊपर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। क्लियर, अब एक बात ध्यान रखें कि ये फ्रेगमेंट्स लेने से पहले, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको लेने से पहले इनको डीनेचर भी किया जाता है, इनको डीनेचर भी किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था, उसको क्या कर लिया जाता है, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो जो नायलॉन की शीट है उसके ऊपर क्या आ जाता है, सिंगल स्टैंड जो होते हैं डीएनए के वो आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या किया जाता है, जो प्रोब्स होते हैं उनका यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डीएनए प्रोब्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए प्रोब्स का। ठीक, अब डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं,
डीएनए प्रोब्स छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के, ठीक है, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के बने छोटे छोटे स्ट्रेच होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, रेडियो लेबल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रेडियो लेबल करते हैं। क्या करते हैं, रेडियो लेबल करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो डीएनए होता है, इसके जो स्ट्रैंड होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे की। तो हमारे पास जो नायलॉन की शीट होती है, ठीक, इस टाइप से, उसके ऊपर जो सिंगल स्ट्रैंड आ चुके हैं डीएनए के, इस टाइप से, ठीक, हम लोग जब उनके ऊपर जो डीएनए प्रोब है इनको अप्लाई करते हैं, तो डीएनए प्रोब क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाके जुड़ जाते हैं, ठीक। जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाके जुड़ेंगे तो हमने क्या किया था, इनको रेडियो लेबल किया था, और जब रेडियो लेबल इसको किया था तब हमें क्या मिलेगा, जब इसका हम लोग एक्सरे करेंगे, जब हम लोग इस शीट का एक्सरे करेंगे तब हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है, हमें कलर्ड बैंड्स दिखाई देंगे। और कलर्ड बैंड्स जो हैं, इनकी जो लेंथ होती है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिक जगह पे कट लगाता है, और अलग अलग जो जहां पर उसको जगह मिलेगी कट लगाने के लिए वहीं पे कट लगाएगा। तो मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी है जो अलग अलग होती है, ये जो सीक्वेंस होते हैं, ये जो क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनकी दूरी क्या होती है, छोटी 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 होती है। नीचे सबसे पहले छोटा सेगमेंट होगा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में सबसे बड़ा, ठीक। और ये जो बैंड्स हैं इनके बीच की ये दूरी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर, समझिए बात आपको, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कट इस टाइप से लगाता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसको जगह जो है वो अलग मिलती है, इसलिए इनके बीच की जो दूरी है ये भी अलग अलग हो जाती है, और इनकी जो लेंथ है फ्रेगमेंट्स की वो तो अलग अलग होनी है। तो हमें जो एक पर्सन है मान लीजिए, उसका इस टाइप से क्या मिल जाता है, हमें जो पैटर्न है वो मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रोब को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा प्रोब होते हैं उसकी वॉशिंग कर दी जाती है, और जब एक्सरे लेते हैं इसका तो हमें बैंड दिखाई देते हैं, ठीक। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके अंदर क्या किया जाता है, इस टाइप से एक पैटर्न तैयार किया जाता है, ठीक है, एक पैटर्न तैयार किया जाता है। समझ आएगा बात आपको। इसके बाद में इसका जो यूज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो कहाँ कहाँ पर है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं बेसिकली क्रिमिनल केसेस में, ठीक है, फोरेंसिक साइंसेज में, और जो पैटर्निटी डिस्प्यूट के केस बनते हैं वहां पर, ठीक। पैटर्निटी डिस्प्यूट में क्या होता है कि जहां से बात सुने, जो वीएनटीआर होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट होते हैं। हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है जो कि एक चाइल्ड में आता है, वो हाफ ऑफ द डीएनए कहाँ से आता है, मदर से आता है, और हाफ ऑफ द डीएनए फादर से आता है। तो जो वीएनटीआर होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स होते हैं, उसके अंदर हाफ ऑफ तो कहाँ से आएंगे, फादर में से आएंगे, और हाफ ऑफ कहाँ से आएंगे, मदर में से आएंगे। तो मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक, जो कि चाइल्ड के ऊपर अपना क्लेम कर रहा है कि ये बच्चा मेरा है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डीएनए है उसका इस टाइप से क्या कर लेंगे, सैंपल तैयार कर लेंगे, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या करेंगे, उसका एक पैटर्न तैयार कर लेंगे, और उस पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के पैटर्न से मिला लेंगे। अगर वो मिलता है तो वो पर्सन सच बोल रहा है, और अगर वो नहीं मिलता तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है ये हर एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक होता है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि ये जो पैटर्न हमें टू इंडिविजुअल का सेम मिल जाए, ठीक, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि ये जो पैटर्न है हमें बैंड पैटर्न जो है टू इंडिविजुअल का सेम मिल जाए। इसी टाइप से जो हमारे पास क्या होता है कि कई बार क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, वहां पे भी क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, ठीक है, विक्टिम का पता लगाने के लिए। तो वहां पर बेसिकली क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल सीन हुआ है, वहां से हमें कुछ एक सबूत मिल गए, ठीक है, कुछ एक प्रूफ मिल गए। जैसे जो क्रिमिनल था उसने क्या किया, अगर मान लीजिए वो सिगरेट भी पीता है तो सलाइवा जो होती है वहां पर भी डीएनए होता है, ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या होती है, कुछ एक सेल्स होती हैं, ठीक है, एपिथेलियम की सेल्स होती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने सिगरेट पी के फेंक दी है वहां पर, तो जो सिगरेट होती है, ठीक है, वहां पर भी क्या होते हैं, सलाइवा लगा होता है, और वहां से सेल्स मिल सकती है हमें। या फिर जो सीमन है वहां से हमें जो है वो क्या मिल सकती है, सेल्स मिल सकती है, हमें डीएनए मिल सकता है। या फिर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां से हमें डीएनए मिल सकता है, ब्लड जो होता है वहां से डीएनए मिल सकता है। तो बहुत ही थोड़ा सा डीएनए हमें चाहिए होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, क्योंकि हम लोग पीसीआर का यूज कर सकते हैं। पीसीआर से क्या होता है कि हम लोग जो डीएनए है उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अमाउंट बढ़ाने के बाद में क्या करते हैं, हम लोग इसी टाइप से बैंड तैयार करते हैं, ठीक है। और जो बैंड पैटर्न है अगर वो मिल जाता है, जो हमें बैंड पैटर्न मिला है, क्या किया जाता है, सबसे पहले हमने क्या किया, मान लीजिए हमें कोई हेयर फॉलिकल मिला क्रिमिनल केस से, ठीक है, क्रिमिनल जो सीन है वहां से हेयर फॉलिकल मिला। उस हेयर फॉलिकल में क्या होता है कि बेसिकली जो नीचे वाला फॉलिकल होता है वहां पर सेल्स लगी होती है। तो वहां से सेल्स से हमें क्या किया, पीसीआर की हेल्प से क्या किया हमने, जो डीएनए मिला हमें उसको एम्पलीफाई कर लिया। एम्पलीफाई करने के बाद में क्या किया कि वो जो डीएनए था, उसका हमने क्या किया कि एक बैंड पैटर्न तैयार कर लिया, ठीक। उसके बाद में हमें जिस पे शक होता है, क्योंकि ये तो हमने जो डीएनए है कहां से लिया था,
ये हमने क्रिमिनल सीन से लिया था, क्राइम सीन से लिया था। उसके बाद में हमें जिस पे शक होता है उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो तैयार किया जाता है और इससे मिलाया जाता है, और अगर वो मैच कर जाता है तो मतलब जो क्रिमिनल है वही है, अगर नहीं मैच करता तो मतलब जो पर्सन है वो निर्दोष है। ठीक, वो क्या है, निर्दोष है। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या कुछ होता है।